बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पीडीएम को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये तनकीद सामने आई कि ये पीडीएम वो पीडीएम है ही नहीं और इसका जो मकसद था इसको बनाने का, इसको तश्कील देने का, वो मकसद ख़त्म हो गया है। ये बयान उनका आया जब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की और उसके लिए PMLN के अपने रैंक्स में से मुख्तलिफ तौजीहात पेश की गई। किसी ने कहा नहीं, कौमी मुफाहमत की बात थी। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कौमी हुकूमत की बात तो की गई, लेकिन आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया है। अब इसका क्या मतलब अखज़ किया जाए? क्या कोई चांसेस हैं कि इस पीडीएम में जो कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में काम कर रही है, कोई पीपल्स पार्टी के वापसी के चांसेस हैं, या फिर पार्लिमान की सतह पर शहबाज शरीफ क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो बिलावल साहब और उनकी जमात जो है वो उनके साथ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई पार्लिमान के अंदर तहरीक शुरू कर सकती है। अब दो चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। सबसे पहले महंगाई और दूसरा एहतसाब। एहतसाब की बात करें तो अपोजिशन की पार्टीज़ का ये इल्ज़ाम है कि कहीं पर भी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और आज ही एक और केस में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की ज़मानत भी जो है वो मंजूर हो गई है, उसमें तौसी हो गई है, लेकिन इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं कि ज़मानतें होने का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि उनके केसेस ख़त्म हो गए हैं, केसेस उसी तरीके से जारी हैं, इल्ज़ामात भी उसी तरीके से जारी हैं। लेकिन जब ऐसे फ़ैसले आते हैं तो PMLN या फॉर दैट मैटर किसी भी अपोजिशन लीडर का कोई फ़ैसला ऐसा आता है तो वो उसको अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हुकूमती जो लोग हैं या हुकूमती रियासती इदारों के जो लोग हैं या उनके वकला हैं, वो कोई भी चीज़, कोई भी इल्ज़ाम एविडेंस ना होने के बायस अदालत में प्रूव ही नहीं कर सके हैं। एक तो इस पर बात करेंगे कि क्या दोबारा से वाकई कोई तहरीक जन्म ले सकती है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और इन दो चीज़ों पर क्या हुकूमत को वाकई किसी किस्म की कोई भी अपोजिशन की तरफ से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, एक महंगाई पर और एक एहतसाब पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, हमारे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं आपके तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहूँगी। ये दो चीज़ें वो चीज़ें हैं जिस पर इमरान खान और पूरी पीटीआई इलेक्शन से पहले बात करती आई। महंगाई को लेकर, इकोनॉमी को लेकर असद उमर साहब उनके पोस्टर बॉय थे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। वो बताया करते थे कि कर्जे कैसे कम होने हैं, टैक्सेस कैसे बढ़ाए जाने हैं, आवाम को रिलीफ कैसे देना है। और दूसरा इशू था एहतसाब का, जिस पर उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन चली कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। अपने इन 3 सालों में इन दो मामलात पर पहले तो ये बताइए कि हुकूमत किस कदर अमल कर सकी। शुक्रिया सादिया। देखिए, अभी मैंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी ये बात की थी, एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आया था और मेरा जवाब उस वक्त भी यही था कि किसी गवर्नमेंट जो आती है वो 5 साल के लिए आती है, उससे पहले कुछ क्राइसिस हो जाए वो अलग बात, उसके जवाब 5 साल बाद ही होनी चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी 5 साल बाद ही होनी चाहिए जब वो नए इलेक्शन में जाएं कि आपने ये प्रोमिसेस किए थे और ये प्रोमिसेस आप फुलफिल नहीं कर सके। ठीक है। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अब तक 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी गई। सही। तो मैं तो अगले 2 साल बाद उनसे ये सवाल करूंगा कि मैं बिल्कुल सवाल करूंगा। तो आप कहते हैं मार्जिन दें जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं होता। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, अब फर्ज करें ये रिफॉर्म्स की बात है, मुश्किल है कि नहीं कर सके, इनकी नाकामी है, लेकिन क्या इन 2 सालों में कम से कम उसकी फाउंडेशन रख लेंगे या हमें देखना है क्या 2 साल। देखिए, 2-3 चैलेंजेस इनको सामने होंगे अगले 2 साल में। एक ये कि बेरोजगारी, कितनी रोजगार मिलती है अगले 2 साल में। ठीक है। दूसरी मकानात वगैरह का तो चले, आपने 50 लाख का या 25 लाख भी अगर लो कॉस्ट स्कीम्स में मिल जाते हैं लोग तो सेटिस्फाई होंगे। बहुत सी अच्छी स्कीम्स हैं इनकी, वो किस तरह मटेरियलाइज होती हैं वो हमें देखना है। लेकिन जो मेन इनका चैलेंज जैसे अकाउंटेबिलिटी आपने कहा, तो अकाउंटेबिलिटी वाकई जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए कि वो नज़र आता
कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो अपनी जगह चलती रहती है नैब, लेकिन उसमें जब इनपुट मिनिस्टर्स की आनी शुरू हो जाती है, वो प्रिडिक्शन करनी शुरू कर देते हैं, तो वो अननेसेसरी अकाउंटेबिलिटी एक मुतनाज़ा अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो अगर इसमें खामोशी इख्तियार की जाती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होता। लेकिन पीटीआई का जो मेन चैलेंज अभी जैसे अब उनका आ रहा है, लोकल बॉडीज इलेक्शन की तरफ से आज पंजाब में खबरें आ रही हैं कि पंजाब में कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो लोकल बॉडीज इलेक्शंस जब होंगे तो वो एक बड़ा टेस्ट होगा पीटीआई का कि 3 साल बाद जब लोकल बॉडीज इलेक्शन वो कराएंगे, उस लोकल बॉडीज के रिजल्ट में कम से कम पंजाब का इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, पंजाब क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से करते हैं। तो मेरा ख्याल है चैलेंजेस हैं पीटीआई के सामने बड़े, उनको उन चैलेंजेस को किस तरह मीट करते हैं, ये इनको सोचने की बहुत। चलिए, आपने जिस तरह एक तो घर की मिसाल दी या जॉब मिसाल दी, जो कि खुद पीटीआई के अपने ऐलानात में शामिल था। आप कहते हैं कि 5 साल के बाद जो है, जब टेन्योर खत्म हो जाए तो जज किया जाए। बट ऑब्वियसली इस पे ये सवाल इसलिए भी किया कि अगर लेट्स से 20 लाख घर बनाने हैं तो आधा अरसा गुजर जाने के बाद आवाम कहती है कि भाई 10 लाख तो नजर आए, चलो 5 लाख तो नजर आए, तादाद कम कर दें, 50 लाख नहीं, आपने कहा 25 लाख। वो उस पे भी सवाल होता है कि क्या बन पाए। फिर महंगाई वाला एक इशू जिसका जिक्र किया। एहतसाब पे पहले बात कर लेते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये एहतसाब की मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा नुक्ता रहा मंशूर में आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब आपके वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं वो कहते हैं कि एहतसाब के जितने भी केसेस हैं हम उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुछ मज़हर अब्बास साहब ने बात की कि फिर वज़रा की तरफ से प्रेडिक्शंस आ जाती हैं कि फ़लाँ जेल जाने वाला है, फ़लाँ पार्टी के इतने लोगों के नाम आएंगे या दूसरी पार्टी के इतने लोग जो हैं वो अंदर जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये एहतसाब का पूरा प्रोसेस जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुका है? नहीं, मैं नहीं समझता एहतसाब का अमल कभी कंट्रोवर्शियल हुआ है। बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर एहतसाब हुआ कब है? आप ये देखें कि नैब जो है वो नो एक्शन ब्यूरो बना हुआ था। दोनों जमातों ने एक ऐसे चेयरमैन के साथ उनके ताल्लुकात थे जिन्होंने खुद अपने बोर्ड के अंदर से बाहर चले गए, उठ के अपना केस भी बंद करवा लिया, इनके केसेस भी बंद कर दिए। दैविया पेपर मिल का जो केस था वो कभी मेरिट के ऊपर चला ही नहीं, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। जब इनके ऊपर केसेस का काम शुरू हुआ तो मुशर्रफ जैसा बंदा जो भर्ती में था, ताकतवर था, इन्होंने उसको भी प्रेशराइज कर दिया। एनआरओ लेके चले गए। ब्रॉडशीट के अंदर आपने देखा $27 मिलियन जो है वो तो कौमी खजाने को नुकसान हुआ, वो अदा करने पड़े। अब मौजूदा सूरत हाल के दौरान अगर आप देखें तो 2000 से 2016 तक नैब की रिकवरी है 250 अरब, पिछले 3 सालों में 550 अरब रुपया है। इसी तरह अगर आप देखें एंटी करप्शन पंजाब नून लीग के दौर में 5 साल में 0 रिकवरी, पीटीआई के दौर के अंदर 450 अरब रुपए की रिकवरी। ये पहले कब किसी बड़े ताकतवर को? तो ये जो 2 इदारों का आपने जिक्र किया, एंटी करप्शन लाहौर पंजाब का और नैब का, क्योंकि ये आम तासुर दिया जाता है हमारे ही सियासतदानों की तरफ से कि जब हम करप्शन की बात करते हैं तो सियासतदानों की करप्शन की बात करते हैं, सियासतदानों के एहतसाब की बात करते हैं। सो दिस इज नॉट द केस। अगर ये इदारे आप कह रहे हैं कि इतनी रकम इन्होंने रिकवर की है, सो इसमें सबके सब सियासतदान नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी सियासतदानों की नहीं है। यही तो हमारा मसला है क्या कि हम जो करप्शन है वो करप्शन है, वो किसी भी लेवल पे हुई है, ब्यूरोक्रेसी की लेवल पे हुई है, सियासतदान के लेवल पे ऊपर हुई है, हुई तो मिलके है। बिल्कुल ठीक है, बट इक़्तिदार में हुई तो उस वक्त हुक्मरान हुए होते थे, उन्होंने क्या इक़दाम लिए? इस मुल्क के अंदर करप्शन को परवाह चढ़ाया जाता रहा। सिर्फ इमरान खान खड़ा है कट के इस रास्ते के अंदर, इनको और फिक्र क्या है? ये ब्लैकमेलिंग मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में कोई एहतजाज किया था? कोई महंगाई के किया था? कोई महंगाई के ऊपर कोई एक जलसा भी किया था? या नून लीग ने कोई लॉन्ग मार्च किया था? कभी नहीं हुआ। ये जो जितनी ब्लैकमेलिंग हमारे साथ इन्होंने करने की कोशिश वो बात आपकी ठीक है। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि सिर्फ सियासतदानों की करप्शन की बात नहीं है, सिर्फ उनके एहतसाब की बात नहीं है। लेकिन फारूक हबीब साहब, उसमें मसला ये है कि आप लोगों ने शायद बार जो है वो बहुत वो स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके वो बहुत दूसरी तरह से सेट हो गए थे। आप तो सियासतदानों के नाम ले कर कहते थे कि इनसे लूटी हुई रकम वापस लाएंगे, कामयाबी नहीं हुई। देखें कामयाबी क्यों नहीं हुई, मुझे आप ये बताएं कि कामयाबी ही कामयाबी है। इसमें मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर हकाइक सामने ये रखना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ का केस है, 7 अरब रुपए का टीटी का केस है, 100 से ज़ायद गवाहान है,
14 गवाहान की जुरा हुई है। बाकी मरियम सफदर की जो अपनी सजाओं की अपीलें हैं उसमें 10 बार इल्तवा ले चुके हैं। ये खुद केसेस को आगे नहीं चलने देते, उसमें रुकावटें डालते हैं। ये चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि अगर परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर गया, लेकिन आज इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, ताकत से आए। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल अगेन, मैं चलिए इसको रिफ्रेज कर देती हूँ, हम तो मैं इसको रिफ्रेज कर देती हूँ। शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और अवाम को पूरी तफसील वो बताया करते थे, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की, कितना कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और रिकवरी की बात करते थे कि ये अवाम का लूटा हुआ पैसा है, वापस लाएंगे। सो मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कि कितनी रकम इन लोगों से वापस आई है मुल्क में? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूं कि हमें लार्जर ऑब्जेक्टिव को सामने रखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कमिटेड है, और किसी किस्म का जो है एहतसाब का अमल है उसको कमज़ोर करने के हवाले से हमारी किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। इनकी जानिब से NRO के लिए आती रही हैं चीज़ें, लेकिन इसी सवाल को अगर सामने रख लें, मुझे आप ये बताएं कि क्या वो कवानीन जब पीपल्स पार्टी नून लीग लूटमार कर रही थी दोनों हाथों से, जब बाहर जायदादें बनाई जा रही थी, क्या इन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज के जो लॉज हैं दौलत वहाँ से वापस लाने के या मुजरमान को वापस लाने के लिए जिन्होंने करप्शन की हो, वो कवानीन पास किए हैं और ममालिक के साथ जहाँ पे ये दौलत लेके बैठे हुए हैं? मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो मौजूद है। ठीक है, ये इस चैलेंज से आप कैसे नंबर आजमाओगे? चलिए, मैं मान लेती हूँ आपकी बात की, बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके हवाले से कानून बनाएंगे आप। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मुझे 30 सेकंड देते हैं सादिया, मुझे 30 सेकंड में कंक्लूड कर देता हूँ। आप देखें, यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे ये बात की थी जाके कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का पैसा लूट के तरक्की याफ्ता ममालिक में लेके जाया जाता है। बरतानिया ने तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की है शुरू। पिछले दिनों उन्होंने कई लोगों के असासे मुंजमद किए, उनका बरतानिया में ट्रैवल को बैन किया जो इल गॉटन वैल्यू करप्शन का पैसा वहाँ लेकर आए थे। अब नवाज शरीफ का केस भी उनके लिए एक टेस्ट केस है, उसको भी हम सामने रखेंगे। हम तो इसको हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आप चलें, आपकी रुकावटें होंगी, मजबूरियां होंगी, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि पैसा कितना वापस लाए तो आप कहते हैं कि जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देखें। मतलब यू कांट ब्रिंग बैक द मनी, द लूटेड मनी, बट वी स्टे कमिटेड। सो दिस इज़ ऑल्सो अजीब सा ना थोड़ा कि वेरी स्ट्रेंज कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। रिकवरी जो आपका ऐलान था वो नहीं आप कर पा रहे ना, पैसा वापस नहीं ला पा रहे। देखें, एक सादिया, एक मिनट, जो फैक्ट, जो चीज़ साबित हो चुकी है वो एवन फील्ड के मामलात हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अपील में जब वहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, इस्लामाबाद से सजा बहाल हो गई, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या क्योंकि इस्लामाबाद का जो फैसला हाई कोर्ट का उसमें क्या कि वापस आके जब वापस आते हैं तो उस केस को वहां से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मुझे मूविंग ऑन, मैं जब तक वो कंक्लूड नहीं होता, ठीक है, उस एहसासे को हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये लीगल प्रोसेस है हमारे आड़े। दो चीजें कि एक तो देखें, महंगाई और एहतसाब, जिन दो चीजों से मैंने शुरू किया कि पीटीआई इसमें कितनी कामयाब रही कितनी नहीं रही, वो मजहर साहब का भी तज्ज़िया आपने सुन लिया, फ़ारूक हबीब साहब का एहतसाब के हवाले से भी सुन लिया, लेकिन आप लोग अब इन दो चीज़ों को बुनियाद बना कि एक बार फिर से तहरीक जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन की ये इन दो चीज़ों पर तहरीक, जबकि इतने सारे इल्ज़ामात फ़ारूक हबीब साहब की तरफ से हैं कि आप लोगों ने तो खुद इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल उठाए कि कितने आपने करप्शन पे या लूटेड मनी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कौन से लॉज बनाए कि जिससे वो पैसा वापस आ सकता? शुक्रिया सादिया। देखें, जब कोई अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ करता है, जब स्टेट रिसोर्सेज को, स्टेट के वक्त को, स्टेट के मीडिया को करैक्टर असैसिनेशन के लिए, तो मैं समझती हूँ कि वो भी करप्शन है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी सिफर है। आपने पाकिस्तान को आज आजमाइश में डाल दिया। देखिए, 100 दिनों का हदफ हमने नहीं दिया था, ठीक है, ये हमने नहीं दिया था। ये जो 200 बिलियन ला के मारने थे, ये जो 1 करोड़ नौकरियां थीं, या ये 50 लाख घर थे, या जो है वो एहतसाब शुरू करना था, मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, एहतसाब शुरू करें। इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने बनी गला बगारा का अपना गैर कानूनी घर 12 लाख दे के रेगुलराइज कराया, ये बदनीयती थी। एहतसाब शुरू करें।
अलीमा बाजी की बैरून मुल्क जायदादें बन गई, एक सिलाई मशीन से एहतसाब शुरू करें। मालम जब्बा का करप्शन है, एहतसाब शुरू करें। पेशावर मेट्रो पर इतनी बातें हुई, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी एतराज़ात आए, एहतसाब शुरू करें। बिलियनरी सुनामी पे सवालात उठे, एहतसाब शुरू करें। फ़ौरन आपका फंडिंग का केस है, एहतसाब शुरू करें। देखिए एहतसाब शुरू करें। आपने बोला कि माफिया हैं आपकी हुकूमत में, जी माफिया है, आपने बताया आपकी हुकूमत में आपने जो है आप एक अच्छी टीम नहीं बना सके, आपने कौम से झूठ बोला, एहतसाब शुरू करें। आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया असद उमर को, फिर नाअहली नालायकी पे हटा दिया, एक और मिनिस्ट्री दे दी, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सके नुकसानात की, एहतसाब शुरू करें। आपने बोला कि अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, आपने आमिर कियानी को हटाया, एक दूसरा ओहदा दे दिया, जफर मिर्जा आए वो बना के चले गए, एहतसाब शुरू करें। आवाम को आज रोटी 30 रुपए की मिल रही है, एहतसाब शुरू करें। देखिए एहतसाब करना है तो अपने घर से शुरू करें ताकि आवाम को कुछ एतमाद तो हो। देखिए ये तो वो लोग हैं जो यहीं बैठे हैं, आपने बारियां लगाई हैं कि वो आ रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, तो आप कोई एहतसाब शुरू करें। ऑपोजिशन तो अपना काम कर रही है, ऑपोजिशन ने पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करनी है। आपने कहा था कि आपने वो आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं केसेस को रोक देते हैं, डिले करते हैं, ऐसे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। आप और PMLN ऑपोजिशन से मुराद वो दोनों पार्टीज ही आ जाती हैं, लेकिन आप कहती हैं कि अगर एहतसाब करना है तो आप अपने घर से शुरू करें, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को ना पकड़ा धकड़ा जाए। मुकम्मल कर लीजिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। सादिया मुझे जी हाँ सादिया, देखें बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि हम डिले करते हैं, आप डिले ना करें। बात यह है आपने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करके नैब को एक वीडियो स्कैंडल पे कॉम्प्रोमाइज करके आपने अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को जेल में डाल दिया। आप डाले ना, आपने आटा चीनी की रिपोर्ट बनाई, आप जेल में डाले ना। आपने क्यों आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? देखिए बात यह है कि यू आर अब्यूजिंग योर अथॉरिटी। आप जो है आपकी नालायकी, अगर आज 83 बिलियन का नुकसान होता है LNG पे तो कौन नालायक है, किसका कसूर है? आज अगर हम महंगी LNG खरीद रहे हैं, अगर आप चले ये दो चीजें पाकिस्तान में इनका मैंने जवाब लेना है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा आज बात भी हो रही है। एक तो BRT के हवाले से कि वो बहुत ज्यादा खसारा उसकी वजह से उठाना पड़ा है, और फिर LNG का आपने जिक्र कर दिया, उस पर भी आज बहुत बहस होती रही कि तारीख की महंगी तरीन LNG जो है वो खरीदी गई है। इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ख़बर यह है कि सिर्फ 3 महीने में कौमी ख़जाने को 50 करोड़ डॉलर यानी 83 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने तारीख़ की महंगी तरीन LNG ख़रीद कर माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आज मीडिया की जीनत बनी है ख़बर, और इसमें ये बताया गया कि हुकूमत ने मार्केट वैल्यू से 30% महंगी LNG ख़रीदी है। नैब की तरफ से 2 साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम PSO को जो है वो नोटिसेस भी भेज दिए गए हैं। इसके अलावा एक और ख़बर BRT के हवाले से कि BRT पेशावर जो है उसमें तकरीबन 1.88 बिलियन का जो है वो खसारा हुआ है, डेफिसिट हुआ है माली साल 2020 और 21 में। और इसके अलावा क्यों हुआ है उसकी वजह बताई गई है कि हुकूमत ने ख़ुद कहा था, अगर आपको याद हो जब PMLN हुकूमत में थी तो PTI अपोजिशन में कहा करती थी कि ये जंगला बसों में और इन तमाम चीज़ों में जो है वो सब्सिडीज़ दे देते हैं और नुकसान करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ख़ुद इसमें सब्सिडी जो है वो दी गई और ज़्यादा वजह जो है इसी को बताया जा रहा है इस खसारे की। मज़हर अब्बास साहब, इस तरह की जब ख़बरें आती हैं तो क्या PTI के अपने नैरेटिव को, या जो PTI का वोटर है जो देख रहा होता है कि जो कहा गया था माजी में उससे हट के काम हो रहा है, तो कोई धचका लगता है उनके अपने मौक़िफ़ को? देखिए वो ये सवाल तो ज़रूर करेंगे और आगे चल के, लेकिन अभी जिस तरह फरूक बात कह रहे थे, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया ना फिर आपने। ठीक है, आपने जितनी मिसालें दी वो अपोजिशन की मिसालें दी, यानी उस वक्त की गवर्नमेंट्स की मिसालें दी, और ये कह सकते हैं आप कि जी उस वक्त की हुकूमत का एहतसाब किया, तो उस वक्त की हुकूमतों में तो खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत शामिल थी। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम सिर्फ टारगेट करते हैं और वो टारगेट हमें नज़र आते हैं, इससे इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते। इंस्टीट्यूशन बनते हैं कि फिर मुझे ये नज़र आए कि हाँ
BRT की इंक्वायरी भी फाइल नहीं कर दी गई, मालम जब्बा की इंक्वायरी भी फाइल नहीं कर दी गई। फिर मुझे ये नज़र आया कि उसमें शफाफियत नज़र आती है। अब आपने निकाला मिनिस्टर्स को हेल्थ के स्कैम सामने आने के बाद, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता चला उसमें क्या हुआ, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि आपने आपकी अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया था ना कि उसमें बिल्कुल इसी तरीके से बाकी तो जो एहतसाब का इदारा बना के गवर्नमेंट को पीछे हट जाना चाहिए। मेरे नुक्ता नज़र से शहजाद अकबर साहब का रोल बनता ही नहीं था, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो फिर तासुर देता है कि आप हुकूमत जो है वो एहतसाब के मामले में मुदाखलत कर रही है। ये मेरा ख्याल है इस वजह से BRT के सिलसिले में मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं और बड़ा क्वेश्चन मार्क है BRT के मामलात में। इसी तरीके से और भी कुछ मामलात हैं। तो जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाएंगे तो आप तो ठीक है, PTI तो जाहिर है अपना वो नैरेटिव लेके जाएगी कि हमने ऑपोजिशन को सजाएं दी, हमने ऑपोजिशन की करप्शन को पकड़ा, और वो क्लेम करेंगे कि हमने अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव अकाउंटेबिलिटी नज़र आई और उस नुक्ता नज़र से हमने उन लोगों को सजा दी। लेकिन मेरा जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि पनामा जब था तो पनामा में कितने लोग थे, उसके बाद कभी किसी दूसरे का नाम सुना आपने पनामा में? ठीक है, किसी दूसरे के सिलसिले में कोई भी इंक्वायरी हुई हो किसी भी सतह पे? 450 लोग थे पनामा में। बिल्कुल। तो जब ये चीजें होती हैं तो फिर ये तासुर उभरता है कि फिर आप सिंगल आउट कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ, और इससे पूरे एहतसाब के अमल पे सवाल उठता है। आप देख लें जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह में जो नैब के हवाले से जो रिमार्क्स आते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उससे हमें ये नज़र आता है कि शायद उस इंस्टीट्यूशन को जिसको और ज़्यादा खुद मुख्तार और ताकतवर बनाना चाहिए था, उसमें शायद अब तक PTI कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, मैं फ़ारूक हबीब साहब, ये 2-3 चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उन्होंने, मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा कि अपोजिशन से आप बिल्कुल सवाल करें, आप बहुत सारी चीज़ों में उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि आप लोग भी इदारों को और निज़ाम को तब्दील नहीं कर सके। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इदारों की तब्दीली के हवाले से बात है, उसके ऊपर तो हमने बेशुमार काम किया। जब हम नैब के कवानीन को मजबूत करने की बात करते हैं तो अपोजिशन कहती है नहीं, आप नैब को ही बंद कर दें। वो 34 चिक्कों का कौमी सलामती के मामले के ऊपर ज़ाती सलामती को सामने लेकर आ गए थे, NRO लेकर आ गए थे। उसकी तफसीलात आपने बेशुमार प्रोग्राम्स में देखी हुई हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? देखें, मामला ये है कि हमें ये कहना कि हम एहतसाब के अमल को हमने मजबूत नहीं किया, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज एहतसाब के साथ खड़ा कौन है। ये तो पूछें पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, कि इनका तो कभी ये मसला ही नहीं रहा। इनका तो मसला ही हमेशा मुकमुका होता था। हम अकाउंटेबल हैं, हमारी 3 साल की हुकूमत अकाउंटेबल है, हमसे सवाल होते हैं, करें, अच्छी बात है। लेकिन 13 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बैठी हुई है, उनसे तो सवाल नहीं होता कि भाई हर साल बारिश आती है, कराची क्यों डूब जाता है। ये रोशन डिजिटल, रोशन सिंध के नाम से जो पैसा बनाया गया, जो 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, आप कहते हैं चूहे खा गए। लाड़काना डेवलपमेंट के नाम के ऊपर डायन 7 घर छोड़ जाती है, मैंने तो नहीं कहा था, एक अदालत ने रिमार्क्स दिए थे। अंधेड़ नगरी चौपट राज सिंध के अंदर राइज है, आज भी वहाँ पर ग्रीन लाइन बनानी है, कराची में वफाक बना रही है। सखर हैदराबाद मोटरवे बनाना है, वफाक बना रहा है। कराची के लोगों को 13 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है, K4 मनसूबा देना है, वफाक दे रहा है। नालों की रीमॉडलिंग होनी है, गुज्जर नाला हो, बाकी नाले हो, वो आज वफाक साफ कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे पे वफाक काम कर रहा है। कराची फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो है वो वफाक काम कर रहा है। ये 350 अरब रुपया टैक्स लेते हैं कराची से सूबाई, लेकिन कराची के ऊपर 1 टका आना नहीं खर्च करते, क्योंकि वो पैसा लॉन्चों के जरिए दुबई चला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है, जाली अकाउंट्स का हिस्सा बन जाता है। जहां तक रहेगी बात LNG की, जरा इसको भी समझ लें जी। जब हम किसी चीज पे बात करते हैं तो फिर पूरी डिटेल से होनी चाहिए। हम 70% LNG वो है जो हमारा कतर के साथ एक मुआहिदा है उसके तहत लेते हैं, 30% हम स्पॉट बाइंग करते हैं। आज दुनिया के अंदर रेट ज्यादा है स्पॉट बाइंग का, $20 पर MMBTU के ऊपर RLNG दुनिया में एक्सपेंसिव है। हमें जो जरूरत की RLNG है वो हम जब लेंगे तो दुनिया के रेट के मुताबिक लेंगे, लेकिन जो हमने मायदा किया है जरा उसका डिफरेंस समझ लें। हमने मायदा किया है 10.4% ऑफ ब्रेंट के ऊपर, PMLN ने किया था 13.7% के ऊपर 10 साल का।
हमने 5 साल का किया है, 5 साल बाद रिव्यू हो जाएगा। वो जनवरी 2022 से उसके कार्गो आना शुरू हो जाएंगे। हमने तो आप कह रहे हैं दुनिया भर में रेट जो है वो ऊपर गया है, कीमत महंगी हुई है, तो इसी वजह से LNG ली है। अच्छा, ये सस्ती स्पॉट है। बाइंग के कार्गो हैं, साथिया सुन लें। अच्छा, और BRT का सब्सिडीज, आप तो कहते थे सब्सिडीज देना बड़ा गलत है, TMLN सब्सिडीज देती है, जंगला बसों को गलत करती है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर अल्टीमेटली मेरी गुजारिश ज़रा सुन लें। हमें सब्सिडीज़ का, हम चाहते हैं सब्सिडीज़ आप दें। हम बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, जो 300 आपके 70 लाख कनेक्शंस ऐसे हैं बिजली के जो 300 यूनिट से कम या 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको वफाक सब्सिडी दे रहा है। हम आज 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को 60 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अभी थोड़ी बढ़ गई हैं, यहाँ पर हमने उस सेक्टर को लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मजहर अब्बास साहब मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूं, तो क्या वो धरने के दौरान भी इमरान खान साहब सब्सिडी के खिलाफ बात नहीं करते थे? मजहर अब्बास साहब क्विकली जरा बता दें, मैं सहर कामरान साहबा की तरफ जाऊं। देखिए, पस मंजर में चीजों को देखना चाहिए ना, उसकी मैं तो सिर्फ इनकी बात कर रही हूँ, ये मेट्रोस की, जंगला बस जिनको आप कहते थे, उन पर सब्सिडी देने की बात कर रही हूँ। देखें, जो पेशावर BRT है उसका, और जो मौजूदा जो लाहौर, मुल्तान, आपकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद BRTs हैं, उनसे वो मुख्तलिफ है। इसके फीडर रूट्स भी हैं, इसमें जो है वो पेशावर के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी सहूलत पैदा हुई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ आप किरायों में इजाफा कर दें। अब आप BRT पेशावर इज कंज्यूमिंग मोर सब्सिडीज देन रावलपिंडी एंड मुल्तान मेट्रो बसेस। सादिया सुन लेना, आप डीजल का पेट्रोल के रेट्स देखें इंटरनेशनल मार्केट में कितने बड़े हैं, उन तमाम चीजों के फैक्ट्स उसके ऊपर आएंगे। चलें, ठीक है, तो फिर सहर कामरान साहिबा की पार्टी या दीगर लोग जो हैं वो खामखा क्यों बात करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फरूख हबीब साहब ने क्लियरली बता दिया कि बाहर रेट्स जो हैं अगर बढ़ जाते हैं, इनसे 13 साल का पूछें। मैं पूछती हूँ उनसे ही पूछती हूँ। मजहर साहब पहले बात कर लें, मैं जा रही हूँ सहर साहिबा की तरफ। जी देखिए, बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो, अगर कराची की जिस तरह फरूख ने बात की है, बात ठीक है। ये पीपल्स पार्टी की 13 साल की कंसिस्टेंट गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं झोल आया हो। उस 13 साल में कराची शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये ऐसी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन रूरल सिंध में अगर आप जाके देखें तो जो जितनी कंसिस्टेंट गवर्नमेंट रही है, 13 साल अच्छा खासा पीरियड होता है अगर आप चीज़ों को तब्दील करना चाहें। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करती है तो फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ इंटरेस्ट हैं। ऐसा नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ, फेडरल गवर्नमेंट के कोई वो नहीं है। जो बेशुमार ज़मीन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीन है, अगर यहाँ सर्कुलर रेलवे चलेगी तो फेडरल गवर्नमेंट ही चला सकती है, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन उस लिहाज से कि जितना पीरियड उन्हें मिला है, उस पीरियड में जितना उन्हें करना चाहिए था सिंध वो नहीं है। चलें, आप दोनों का जो सिंध हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मौक़िफ़ आया, सेनेटर साहिबा, मैं चाहूँगी पहले उसका ज़रा जवाब दे दें कि आप उनको तनकीद का निशाना ज़रूर बनाएं, उनसे सवाल ज़रूर करें, लेकिन फ़ारूक साहब भी ये कह रहे हैं कि आपकी जहाँ पर 13 साल हो गए मुसलसल हुकूमत को, आप वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं ला सके, वहाँ के अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। देखिए, ये तो हुकूमत जब से आई है सिंध फतह करने की कोशिशें कर रही है। ना इनको सिंध के NICVD नज़र आते हैं, ना उसके अंदर उनको जदीद टेक्नोलॉजी नज़र आती है, ना ही उसके अंदर उनको चलिए वो बता दें जो चीज़ें मजहर साहब ने गिनवाई हैं, ये तो खुद वहाँ कराची में रहते हैं। ना ही सिंध के, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम बिल्कुल मजहर भी कराची में रहते हैं, कराची को समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। और जो है मैं आपको ये बताऊँ कि जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिनके पास सिंध की जो है वो बल्दिया थी, वो इनके इत्तेहादी हैं, ठीक है ना, अब तक, ठीक है। ये आप तो ये करते हैं कि सिंध को से रेवेन्यू तो पूरा लेते हैं, लेकिन सिंध को जब उसका शेयर देना होता है नहीं देते। अभी जब पानी देना होता है तो नहीं देते। जब सिंध की ज़मीनें सूखी होती हैं तो तब इनको एहसास नहीं होता। अब मैं इनको बताऊं कि जी यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो वो इनको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने तो जो यूनिवर्सिटी अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इफ्तिताह की थी वो ज़मीन पर नहीं है। इन्होंने जो ऐलानात किए थे वो कहीं हकीकतन नज़र नहीं आते। हाँ, इनकी ये ज़रूर नज़र आती है कि जी कब गवर्नर राज
मैच लगाया जाए। इनके जो मेंबर्स जीत के गए हैं सिंध से, इनके जो इत्तेहादी हैं, मुझे बताए ना आपने क्या किया? आप भी तो कुछ करने लगे थे। आपने तो इस्लामाबाद भी डबो दिया, यानी पाकिस्तान का सेफ सिटी, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ये तो अब आप बताएं कि आपके जराइम की तादाद में कितना इजाफा हुआ। केपी के अंदर अस्पतालों से ऑक्सीजन खत्म हो गई, अच्छा, लेकिन कितने देखिए लोगों की डेथ हो गई, इस्लामाबाद वाला तो बात करेंगे, सैर साहिबा, पंजाब के अंदर बात नहीं करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस माय बर्थ। जिस सेक्टर की, जिस एरिया की बात हो रही है, ये तो फिर उन हुकूमतों की नेग्लिजेंस है जिन्होंने वो नालों पे वो आबाद करने की इजाजत दी, घर बनाने की इजाजत दी। वहां पे मसला हुआ इस्लामाबाद के 11 सेक्टर के अंदर। अब ये दिस इज द पॉइंट सादिया, दिस इज द पॉइंट। अब आप ये बताएं कि जब आप बात करते हैं 30 साल की, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में दोबारा आई, उससे पहले एक तवील मार्शल था, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त सिंध की हुकूमत कहाँ थी? उस वक्त कराची के अंदर ये जो आबादियाँ बढ़ी, ये कहाँ पे बढ़ी? उस वक्त DHA एक्सटेंड हुआ, कब, कैसे हुआ? उसके अंदर नाले बंद हुए, वो कैसे हुए? तो बात ये है कि किस तरीके से MQM जो आज इनकी इत्तेहादी है, जिनके साथ ये पहले हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो उनके साथ कैसे बैठे? देखिए ना क्या हुआ है, कराची के अंदर तो खून की एक होली खेली गई है। तो आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले ही MQM और जितने भी डिक्टेटर्स रहे, मार्शल लॉ लगता रहा, वो कसूरवार हैं, चाहे जो भी वहाँ के मसाइल हुए कि वो इतने गंभीर हो गए कि अब उनका हल नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग सियासतदानों से सवाल करते हैं कि जी डैम नहीं बना। मुझे बताएं कि 2 तवील मार्शल लॉ के अंदर जब आपके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी तो डैम क्यों नहीं बने? जब हम मुझे बताएं कि जब आपके पास एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी, तब परवेज मुशर्रफ के दौर में सिंध के, कराची में, सिंध में क्यों खून की होली खेली गई? क्यों हम में से सब ने अपने घर से जनाजे उठाए? बताएं। हम तो वो लोग हैं जो इफेक्टिव हैं, जिनके घरों से जनाजे उठे हैं। वो सवाल करना चाहते हैं कि क्यों ये सब कुछ हुआ। अगर आज आपको डेवलपमेंट नजर, बात ये, फरूक हबीब साहब तो पहले इस बात का जवाब दें कि आपने झूठ को अपना नैरेटिव क्यों बनाया? आपको आज 3 साल के बाद कौम से माफी मांगनी चाहिए थी, इसलिए कि आपने कौम से जितने वादे किए आपने झूठे किए। अगर आपकी तैयारी नहीं थी, आप कहते अभी आज LNG की कीमत जो है वो दुनिया में महंगी है, तो भाई जब वक्त पर आपको सौदा करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? और जब दुनिया में तेल की कीमत, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आके मैं फरूक साहब से जवाब लेती हूँ जो चीजें आपने तेल गायब किया, राइट, जो नुकते आपने रेज किए उनका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फारूक हबीब साहब, सहर कामरान साहिबा ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को ही क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, उससे पहले जो डिक्टेटर्स रहे या MQM जो कि अब आपकी इत्तेहादी है, उनके हवाले से क्यों बात नहीं करते? देखिए, बात यह है कि 2008 से आज 2021 है, इन 13 साल में कौन सा डिक्टेटर था? उसमें इससे एक ही डिक्टेटर था, फिर आसिफ अली जरदारी डिक्टेटर था, और उसके अंदर MQM इनकी इत्तेहादी रही। क्या MQM 10 साल इनके साथ जो है वो इक़्तिदार में नहीं रहे? अच्छा, उस वक्त MQM ठीक थी, अल्ताफ हुसैन वाली MQM ठीक थी। आज की MQM जो है वो बुरी हो गई है। आज MQM के पास सूबे में तो इक़्तिदार नहीं है। लेकिन मेरा तो ये बुनियादी सवाल ये है कि मुझे ये 4 मंसूबे बता दें जो इन्होंने इस साल की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में या पिछले 3 साल में कराची की बेहतरी के लिए रखे हों। सवाए रखना डालने के, सवाए उसके अंदर रुकावटें डालने के, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने वफाक ने 1900 अरब रुपया पिछले 3 साल में इनको NFC की मद के अंदर दिया है। वो 2000 अरब रुपया जो तकरीबन इनको मिला है वो कहाँ पर खर्च हुआ है? उसका जवाब मुराद अली शाह साहब ने आपको याद है सवाल की सूरत में दिया था, बता रहा हूँ कि 1900 अरब का हिसाब तब मांगे, पहले हमारे 900,000 अरब का जवाब दें। जरा 1 मिनट सादिया, जरा सुन लें, सुनते जाएं आप। इनके कौन से इनके पैसे, ये अपना इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इनके जाती पैसे हैं? असल पैसा आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। जरा सुन लें, आज अगर आप इनके अकाउंट्स देखें तो अगर हम फाइनेंस के सब्जेक्ट को छेड़ें फिर उसकी एक्सपर्टी भी पूरी होनी चाहिए, अगर एनर्जी के छेड़ें तो उसकी भी एक्सपर्टी पूरी होनी चाहिए। सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आज पीपल्स पार्टी का जो सिंध हुकूमत का जो अकाउंट है उसमें 60 अरब रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है। ये तो अपनी एनुअल डेवलपमेंट के 50% खर्च नहीं कर सके।
ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स कह रहे हैं, आज भी ऑनलाइन इनके वेब पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये हमसे किस किस्म के पैसे मांगते हैं? इनकी सिर्फ वफाक से लड़ाई ये है कि पीएसडीपी आप सिंध हुकूमत को दें ताकि ये किकबैक्स लें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, जाली अकाउंट्स में पैसे डालें, ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल से 11 शुगर मिलें हो जाएं, एक कंपनी से उनकी दर्जनों कंपनियां बन जाएं। अच्छा। ये चाहते हैं, जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हुई है। सिंध के अंदर आप किसी भी न्यूट्रल बंदे से पूछ लें, आज कराची टैंकर माफिया के हवाले है, आज कराची ग्रां फरोशों के हवाले है। अगर पंजाब में आटे का थैला 1100 रुपए में है, कराची में 1400 रुपए में बिक रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। कहां गई इनकी गवर्नेंस? कहां गए इनके बड़े बड़े दावे? पॉइंट वेल टेकन फारूक हबीब साहब, करने को तैयार नहीं है। मैं मजहर अब्बास साहब, अभी पिछले दिनों जब कराची में पीडीएम का जलसा था तो शहबाज शरीफ साहब भी वहां गए थे, तो आपने देखा होगा जिसमें इमोशनल हो गए कराची के मसाइल का जिक्र करते करते, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये पूरी की पूरी जो तकरीर उन्होंने की या जो भी सिंध के मसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया, वो बकौल उनके जलसा पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के खिलाफ था। आज वही शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को फ़ोन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई चांसेस हैं इन दोनों जमातों के फिर से इकट्ठे होने के इस हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक में? देखिए, सियासत में तो खैर कुछ भी चीज़ किसी वक्त हो सकती है। मेरे ख्याल में कि जो आज बातचीत हुई है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुई है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की नामजदगी के हवाले से। लेकिन जाहिर है उसमें ये भी बात हुई होगी क्योंकि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो के भी इस तरह के बयान आए, एंटाई PMLN या एंटाई शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब के कौमी हुकूमत के बयान पे बिलावल साहब ने कहा कि पीडीएम तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, दफन हो गई। उनके बयान से लगता है कि वो अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज साहब। एन मुमकिन है कि इस हवाले से भी बात हो कि कम से कम बातचीत शुरू की जाए। इस हवाले से इस चीज़ के इम्कानात हैं कि दोबारा बातचीत शुरू की जाए। लेकिन असल चीज़ ये जो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सिंध गवर्नमेंट का होता है और सिंध पीपल्स पार्टी से होता है वो ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी और 18वीं तरमीम भी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दोनों जमातों ने की थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होना चाहिए। ठीक है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ना सिंध में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन का है और ना आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आया है। ये जो दो चीज़ें हैं, इसका जवाब मैंने जब चीफ मिनिस्टर से एक मरतबा लिया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जी ये जमातें तो सिग्नेटरी नहीं हैं। मैंने उनसे कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दो जमातों का नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरे सिस्टम के लिए बनाया था आपने। तो क्या वजह है कि मरकज़ में तो होता है अपोजिशन का लीडर लेकिन सिंध में नहीं होता अपोजिशन का लीडर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। इसका जवाब आज तक नहीं आया। ओके, मैं सेनेटर साहब पहले तो ज़रा इसी का जवाब दे दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होता है तो वहाँ सिंध में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बात यह है कि अगर ये तो पहले दिन से सिंध को फतह करने चाह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी तमाम पार्टी को कायल करके आके हम पार्लियामेंट में बैठे और हर कौमी अहमियत के मामले के ऊपर हमने आगे बढ़ के एक पॉजिटिव कदम उठाया। ये तो इमरान खान अहमद नियाजी साहब हैं जो कौमी सलामती के मामलात पे भी गायब रहते हैं। नहीं, वो तो सिंपल सवाल है, चलिए उस पर भी बात करते हैं जो इन्होंने किया। अभी इस वक्त सिंध के अंदर सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका अपोजिशन लीडर है, तो अपोजिशन लीडर तो असूली तौर पे उसी को PSC का चेयरमैन बनाना चाहिए ना, जैसे विफाक में होता है। विफाक में राना तनवीर साहब PSC के चेयरमैन है, अपोजिशन से उनका ताल्लुक है। ये तस्लीम कर लेना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। जिस दिन ये तस्लीम कर लें, जिस दिन ये समझ जाएं कि इन्होंने एक जो है अपोजिशन का किरदार अदा करना है, इन्होंने तो सिर्फ हंगामा आराई करनी है। मुझे ये बताएं कि जो है इनकी संजीदगी कहाँ है। अगर इनको सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती तो मैं कहती हूँ कि जी आप वो हालात दुरुस्त अपोजिशन अच्छी करे ना करे जो मर्जी करे, लेकिन ये ओहदा जो है PSC के चेयरमैनशिप का, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपोजिशन का ही हक है, अपोजिशन के पास ही जाता है। देखें, बात यह है कि हकूक आप सारे माने ना, आप माने, आप जाके बैठे वहाँ पे बात करें प्रॉपर तरीके से। आपका तो रवैया वो है नहीं। आप तो पहले दिन से सिंध हुकूमत के खिलाफ एक जंगो जदल का समा है आपका।
बात ये है कि जो जितने जो ये जो झूठ बोले हैं वो तो पीटीआई ने बोले हैं। अगर अब आज आप एक डिनाई करते जाएं कि हाँ जी सिंध के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई, तो मैं तो उसको नहीं, मैं तो जाती हूँ तो मुझे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर आता है, मैं जाती हूँ मुझे डेवलपमेंट भी नजर आती है, मैं तो पूरा इंटीरियर सिंध जो है मैं बाय रोड होकर आई हूँ, मुझे तो हर जगह पे नजर आता है कि हाँ जी ये वजह जो है वो जंगो जदल का वहाँ समा है, तो जंगो जदल का समा तो कौमी असम्बली में भी होता है, तो पीटीआई की हुकूमत जो है वो राना तनवीर को फिर हटा दे, पीएससी का चेयरमैन ना बनाए। देखिए बात यह है कि अगर ये बोलें कि जी हम भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं, हम इन्हीं असूलों पे चलते हैं, हम भी 18वीं तरमीम को उसी तरीके से मानते हैं, ये तो पहले दिन से उसके खिलाफ है। अगर आप बोलें कि हाँ जी हम तस्लीम करते हैं, इन्हीं असूलों पे चलते हैं, तो आगे बैठ के बात हो सकती है। अगर आपने उसको तस्लीम ही नहीं करना तो फिर आप जिस चीज़ को आप तस्लीम नहीं करते, देखिए मजर बात ये है कि जिस किस्म के देखिए ये बात नहीं है, जब पीटीआई का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था, दूसरी जमात का था, तब भी नहीं बनाया आपने 2008 के बाद से क्या बनाया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? सिर्फ एक जमात के तो नहीं रहे। और अगर ये बात आपकी मान ली जाए तो फिर तो वो मरकज में भी नहीं मानते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, फिर मरकज में पीटीआई अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ले आए, अपना लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दे। ये लॉजिक ही नहीं है, ये आपकी स्पिरिट थी, ये थोड़ी था कि आप पीटीआई ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, पीटीआई ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, ठीक है ना। ये हमारा पीटीआई, ये देखिए बात ये है कि इस वक्त बात हो रही थी, इस वक्त बात ये हो रही थी, मुझे बताएं वो अली जैदी भी निकले थे ना नाले साफ करने, वो कहाँ गए? इनके जो मेंबर्स हैं उनके फंड्स कहाँ गए? उन्होंने किया क्या सवाई ये कि नालों के अंदर गटरों के अंदर बोरियां डाल के तस्वीरें खिंचवा के, रत्न चोरी करके तस्वीरें खिंचवा के, या एनआईसीवीडी पे हमले करके ये जजायर पे कब्जा करने के लिए ऑपोजिशन का नाम बनाने का वो कह रहे हैं कि जी अली जैदी के नाले साफ करने से कोई ताल्लुक नहीं है। बट बहरहाल फारूक हबीब साहब, रवैयों की बात तो है ना, रवैयों की बात तो है। देखें हमें इन्होंने कहा, आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा कि हमने एक स्टैंड लिया था कि शहबाज शरीफ पे केसेस हैं, उनको आप अपोजिशन लीडर ना बनाएं, किसी और को बनाएं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी जमातें थी इन्होंने मुतहद होके एका करके इन्होंने कहा नहीं शहबाज शरीफ ही बनेंगे। ठीक, हमने शहबाज शरीफ को बना दिया क्योंकि अपोजिशन लीडर एक रवायत है, चलती आ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, क्या ये सिंध में है, पाकिस्तान में है, या ये मरीख के अंदर है, जहां पर इन पर वो रवायात, वो कवानीन लागू नहीं होते कि 2008 ऑनवर्ड इन्होंने किसी अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। इसको तो छोड़े, इन्होंने अपोजिशन लीडर को इस साल बजट के ऊपर भी तकरीर नहीं करने दी। ऐसी डिक्टेटरशिप है सिंध के अंदर, ऐसी आमरीत है, जमहूरियत के तो इन्होंने सिर्फ चोगा पहना हुआ है। वहां पर आज जो पुलिस गर्दी सिंध के अंदर है, जो लाकानूनियत, बात ये है कि अपोजिशन लीडर ने उसको बनाया जो अमलाक पे हमले करता है। मेमन ले लें, अजय लालवानी ले लें, जो सिंध के अंदर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये यहाँ पर आकर पारसा बन के हमें जो है वो दर्श देना शुरू कर देते हैं। ऐसे हकाइक हरगिज नहीं है। हकाइक ऑन ग्राउंड अगर देखें तो वो जो ये बयान करते हैं उससे मुतकाजी हैं। आज थर के अंदर आपने स्टंटिंग ग्रोथ वाले बच्चे, अगर अली गमीन गंडापुर पे कोई कार्रवाई कर लेते जो नोटे बांट रहा था, के अंदर एम्बुलेंस ये बहस अगेन वही शुरू हो गई। मजीद साहब हम अक्सर देखते हैं कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने चेयरमैन पीएससी नहीं बनाया, आपने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सिंध में किया कुछ इन्होंने उधर उसके लिए, सिंध की आवाम के लिए किया कुछ इन्होंने। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में बात करें ना, प्रोग्राम का कोविड के दौरान तो ये बताएं कि 66 अरब रुपया आपने किस तरह के लोग रखे। अली आपका जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है जो कि गुंडागर्दी करता है। आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेकिन वो जिस मर्जी को बनाए, इलेक्टेड शख्स हैं, वो तो ऑपोजिशन का हक है ना कि वो किसको बनाना चाहते हैं, करते नहीं है। लेकिन वो तो अपोजिशन का हक है ना। अगर उस तरह तो फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं पसंद पीटीआई को, वो कहें कि जी इन्होंने क्यों शहबाज शरीफ को क्यों बनाया अपोजिशन लीडर, तो आप वो बात करिए कि भाई हलीम आदिल शेख को क्यों बनाया। देखिए हमें तो इनकी पसंद या हमारी पसंद की बात ही नहीं है। बात ये कि जो इनका फेस है वही दिखाएंगे ना, ये तो इनका फेस है यही। अली अमीन गंडापुर और हलीम आदिल शेख, इनका यही दिखाएंगे, यही सब कुछ है।
ये हमारी आपकी ऐसा तो नहीं, हो सकता। आपकी सोच है ये। आप बताएं ना, जो नोट बांटते हैं उनकी क्या सोच है? आपकी तो 15 लोगों की काबीना आई थिंक होनी थी। आई थिंक हमारे पास पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है कि एवरीबडी इज टॉकिंग, एवरीबडी टॉकिंग, बट नोबडी इज एक्चुअली रेडी टू वॉक द टॉक। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मजहर अब्बास साहब, फरूख हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।